हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति की शादी होने वाली थी, जिसके चलते उसने अपने बैंक से छुट्टी ली हुई थी, वो भी पूरे 2 हफ्ते की। स्वाति अपने शहर के एक बैंक लेना देना बैंक में काम करती थी और अब उसकी शादी एक मयंक नाम के लड़के के साथ होने जा रही थी। घर में शादी की तैयारियों के बीच स्वाति अपने फोन पर किसी से जोर जोर से बात करती हुई कहती है, अरे दुबे जी, ये क्या किया आपने? मैंने बोला था आपको खुराना साहब का करंट अकाउंट ओपन करना है। अरे सेविंग अकाउंट का वो क्या करेंगे? उनका खुद का बिजनेस है। अब दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन करवाओ और मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर लूंगी। स्वाति को ऐसे हल्दी वाले दिन भी फोन पर लगे देखकर उसकी माँ नीति उसके पास आती है और उससे फोन को छीनते हुए कहती है, क्या है ये स्वाति? अरे आज तेरी हल्दी है और सारे मेहमान आ चुके हैं, लेकिन तू गायब है। अरे तू छुट्टियों पर है तो कम से कम अब तो काम छोड़ दे, तेरी ही शादी है, पड़ोसियों की नहीं। माँ, छुट्टियों के बाद तो काम पर जाऊंगी ही ना, और पेंडिंग वर्क छोड़कर आई हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा। अब बैंक की मैनेजर हूँ, थोड़ा तो सोचो। अपनी ये बैंकरगिरी अब थोड़ा साइड रख दे, क्योंकि अब तू किसी के घर की बहू बनने जा रही है। कहीं इन बैंक के कामों के बीच तू बहू बनना न भूल जाए। बहू बनकर भी रहूंगी तो बैंकर ही। अब आप टाइम खराब करने की जगह चलो रस्म करते हैं। स्वाति अभी मेहमानों के बीच बैठ जाती है और उसकी माँ के हल्दी लगाने के बाद सभी उसको बारी बारी हल्दी लगाते हैं। हल्दी की रस्म पूरी होती है और अगले दिन मेहंदी का फंक्शन भी ऐसे ही निकलता है। शादी वाले दिन स्वाति तैयार हुए कई बार अपने बैंक के काम से बार बार फोन इस्तेमाल कर रही थी, जिसके कारण उसके मेकअप आर्टिस्ट ने भी स्वाति को सुना दिया था। खैर, इन सब के बाद शादी की सारी रस्में शांति से होती है और स्वाति शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास मनीषा अपनी बहू की आरती उतार कर स्वागत करती है और बोलती है, आओ बहू, अब से ये घर, सॉरी बैंक तुम्हारा है। तुम ही इस बैंक की मैनेजर हो, तुम ही यहाँ की कैशियर, तुम ही डिपॉजिट करोगी और तुम ही क्रेडिट करोगी। मनीषा का ऐसा स्वागत देखकर उसके साथ खड़ी उसकी पड़ोसन माला कहती है, अरे अरे मनीषा, ये कैसा स्वागत है? तू अपनी बहू को ससुराल लाई है या किसी बैंक में? अरे मेरी बहू बैंकर है तो स्वागत भी उसी अंदाज में होना चाहिए ना। चल बहू, अब पैर से चावल का कलश गिराकर पासबुक में एंट्री कर दे। माँ जी, अब तो बहुत फनी है। स्वाति कलश को गिराकर अपने ससुराल में कदम रखती है, जिसके बाद वो मयंक के साथ जाकर आराम करती है और अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करती है। अगले दिन सुबह सुबह जब 8 बजे तक स्वाति खुद से नहीं उठती, तो उसकी सास मनीषा उसको उठाने जाती है और कमरे में जाकर बोलती है, अरे बहू उठ जा, सुबह के 8 बज गए हैं। मयंक भी सुबह की सैर से आता ही होगा, उठ जा बहू अब। अरे अभी बैंक नहीं खुला, बाद में आना और लाइन में लग जाओ, भीड़ मत करो मेरे बैंक में। बहू बहू। स्वाति अपनी सास की आवाज से अचानक उठकर बैठती है और बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा मैं बैंक में हूँ। कोई नहीं बहू, तो इतने सालों से बैंक में काम कर रही थी, इतनी आदत तो बन ही जाती है काम की। मैं कह रही थी अब उठकर फ्रेश हो जा और नीचे आ जा, मैंने नाश्ता बना लिया है। जी माँ जी। स्वाति तैयार होकर नीचे आती है और उसकी सास उसको नाश्ता परोसती है। इतने में मयंक भी आ जाता है और वो भी फ्रेश होकर सबके साथ नाश्ता करता है। नाश्ता करके जैसे ही सभी फ्री होते हैं, तभी मनीषा के घर में उसकी पड़ोसन माला आती है और हाथों में एक फॉर्म लिए हुए कहती है, अरे मनीषा, कहाँ है तू और तेरी बहू कहाँ है? अरे माला, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मुझे तेरी बहू से ही काम है। तेरी बहू बैंक में मैनेजर है तो मैंने सोचा इस वक्त तो बैंक खुलेगा नहीं, लेकिन बैंकर बहू तो है ना सामने, इसलिए जरा ये फॉर्म भरवाने आ गई थी। बहू, जरा ये मेरा बैंक का फॉर्म भर दे। आज मैं तेरे वाले बैंक में खाता खुलवाने जा रही हूँ। फॉर्म मैं पहले से ही ले आई थी, लेकिन मेरी बहू जरा कम पढ़ी लिखी है ना, तो उससे भरा नहीं गया। हाँ हाँ, मेरी बहू अभी छुट्टियों पर है और तू घर पर उससे काम करवा ले। कोई नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। लाइए आंटी जी, फॉर्म दीजिए। स्वाति माला से फॉर्म लेकर उसको उससे ली गई जानकारी के हिसाब से भरती है और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट बताने के बाद बोलती है, आंटी जी, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ना, उनको लेकर आ जाना और सीधा काउंटर नंबर 3 पर जाना।
पहले वहाँ आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा की बैंकर बहू का मोहल्ले वाले फायदा उठाने लगे थे। कभी कोई अपना डिपॉजिट का फॉर्म भरवाने आता तो कोई अकाउंट क्लोजिंग का। ऐसे ही एक दिन मनीषा सोचती है, पूरा मोहल्ला मेरी बैंकर बहू का फायदा उठा रहा है, लेकिन मैंने ही कुछ नहीं करवाया। मैं भी बहू से कहकर अपना अकाउंट खुलवा लेती हूँ और उसमें बचाए हुए पैसे डाला करूँगी। ये सब सोचकर मनीषा दोपहर के वक्त स्वाति के कमरे में जाती है। स्वाति सो रही थी तो ये देखकर मनीषा दरवाजे को खटखटाती हुई कहती है, बहू जगी है क्या? अरे अभी लंच टाइम है, लंच टाइम के बाद आना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अरे बहू तो घर में है। मनीषा की बात सुनकर स्वाति की आंख खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है, जिस पर मनीषा कहती है, बहू जरा मेरा भी अकाउंट खुलवा दे अपने बैंक में। ऐसा करियो कि मुझे जाना ना पड़े, मतलब मेरे घुटनों में दर्द होता है ना, तो तू साइन सारे घर से ही करवा के ले जाइयो। माँ जी ऐसा नहीं होता, आपको बैंक से काम है तो बैंक तो जाना चाहिए ना। अगर मैं आपकी बैंकर बहू ना होकर एक आम इंसान होती, घरेलू सी होती, तब भी तो आप जाती ना। पर बहू तूने मोहल्ले वालों के तो सारे काम कर दिए और अपनी ही सास का काम करने के लिए तो ऐसे बोल रही है। ठीक है माँ जी, मैं आपका भी काम कर दूंगी। अब खुश? मेरी छुट्टी के 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद मैं आपके लिए एक फॉर्म ले आऊंगी और उसे भरवा कर ले जाऊंगी। इस बात पर मनीषा खुशी खुशी अपने घर के काम करने चली जाती है। अब अगले दिन रात के समय भी स्वाति अपने बेडरूम में बैठकर अपने मोहल्ले वालों के फॉर्म भर रही थी। ये देखकर मयंक उससे कहता है, स्वाति ये क्या कर रही हो? जब से शादी करके घर आई हो किसी न किसी का काम करने में लगी रहती हो। अरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखो। तुम खुद देखो, शादी के बाद हम एक भी दिन बाहर नहीं गए या कहीं घूमने नहीं गए। हाँ मयंक, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ तुम ही बताओ। यहाँ कोई ना कोई मेरे पास अपना बैंक का काम लेकर आ जाता है और मेरे घर पर भी यही चलता रहता था। अरे हालत इतनी बुरी थी कि मैं अपनी शादी की रस्में भी एंजॉय नहीं कर पाई। अब किसी को मना करूँ तो वो मुंह फुला लेता था। मानता हूँ, लेकिन देखो बैंकर बहू हो तुम जब बैंक जाने लगोगी तो तुमको ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। और अगर तुम अपने आसपास वालों को ऐसे घर बैठे सलाह दोगी तो उन लोगों के साथ ये नाइंसाफी है जो रोज बैंक में आकर लंबी लाइन लगाकर अपने काम करवाते हैं। हाँ, आपने सही कहा। शादी के बाद मेरी मुंह दिखाई का फंक्शन नहीं हुआ, ना ही मैंने अपनी पहली रसोई की। बस किए तो लोगों के अकाउंट के फॉर्म फिल किए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बैंकर बहू अपने बैंक के काम बैंक में करेगी और घर के काम घर पे करेगी। स्वाति और मयंक की ये बातें दरवाजे के बाहर खड़ी मनीषा सुन लेती है। लेकिन रात गुजरती है। अब स्वाति की छुट्टी का आखिरी दिन बचा था, जिस पर मनीषा सुबह सुबह स्वाति के कमरे में आती है और उसको एक सुंदर सी साड़ी देते हुए कहती है, बहू आज तेरी मुंह दिखाई है और हाँ शाम को तेरी पहली रसोई की रस्म है। और हाँ बहू मुझे माफ कर देना, मैंने भी बाकी लोगों की तरह तुझे बैंकर बहू की तरह ही ट्रीट किया, ना कि अपनी बहू की तरह। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, तेरा काम अलग है और तेरा ससुराल अलग, इसलिए मैं कभी बैंक से रिलेटेड काम तुझसे घर पर नहीं करवाऊंगी और ना ही दूसरों को करवाने दूंगी। शुक्रिया माँ जी, मुझे लगा कहीं आप गलत ना समझे, लेकिन आपने मुझे समझा, इस बात की बहुत खुशी है। अब मनीषा अपनी बहू की मुंह दिखाई में पूरे मोहल्ले को बुलाती है, जो कि पूरा मोहल्ला पहले ही देख चुका था। लेकिन इस मुंह दिखाई का सीधा मकसद ये था कि सबको बताना कि स्वाति से बैंक के काम के लिए उसे बैंक जाकर बात की जाए, क्योंकि घर पर वो सिर्फ एक साधारण बहू है, बैंकर बहू नहीं। सभी इस बात को मानकर स्वाति की एक बहू के तौर पर मुंह दिखाई करते हैं और आज जाकर एक बहू के फर्ज निभाते हुए स्वाति अपनी पहली रसोई की रस्म भी करती है। पुराने बंद कमरे में मंगली कुर्सी पर रस्सियों से बंधी झटपटा रही होती है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अपनी रस्सियों को खोल ही नहीं पाती। तभी वो गुस्से में आकर कहती है, अरे कौन करम जला मुझे यहाँ उठा कर ले आया? अरे क्यों मुंह पर ये बांध रखा है? कोई है यहाँ कि नहीं? कोई सुनता क्यों नहीं है? हाय राम, किस अंधेरे कमरे में लाकर पटक दिया मुझे। मंगली को समझ नहीं आता आखिर किसने और क्यों उसको इस तरह बांध कर रखा है। उधर मंगली के घर में उसकी बहू प्रियल हॉल में झाड़ू लगाते हुए घड़ी की तरफ देखकर गुस्से में कहती है,
2 घंटे हो गए सासू माँ को, अभी तक बाजार से नहीं लौटी। सही में मतलब घर से बाहर पैर पड़ते नहीं कि सैर करने निकल जाती हैं। अभी बैठी होंगी कहीं पंचायत लगाकर। अरे क्या हो गया? आ गए आप, देखिए ना, सासू माँ को बाजार गए 2 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। तो तुम्हें माँ की चिंता हो रही है? अरे मुझे क्यों चिंता होगी उनकी, मुझे तो रात के खाने की चिंता हो रही है। अभी वो कब सब्जियां लेकर आएंगी, कब मैं खाना बनाऊंगी, फिर खाना बनाने में देर होगी तो उसके लिए भी मुझ पर चढ़ने लगेंगी। फिर तुम कहोगे कि प्रियल तुम माँ से लड़ती हो। अभी तुम इतना क्या पागल हो रही हो? मुझे पानी तो पूछो। हाँ लाती हूँ। इतना कहकर प्रियल किचन में जाती है। शाम से रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन प्रियल की सास अब तक घर नहीं लौटती। प्रियल घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए उसका इंतजार करती है, तो वहीं अमित आराम से खाना खा रहा होता है। तभी प्रियल उसके आगे से प्लेट को साइड करके कहती है, अरे कैसे नालायक बेटे हो तुम, सासू माँ अब तक नहीं लौटी और तुम हो कि चैन से ठूसे जा रहे हो। अरे तो तुम भी ठूस लो, मैंने कौन सा तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है जो मेरी थाली छीन रही हो? ओहो उठो अभी और चलो सासू माँ को ढूंढने। प्रियल अमित मंगली को ढूंढने निकल जाते हैं। मंगली के कहीं ना मिलने पर वो उसकी मिसिंग कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाते हैं और कुछ देर में घर लौट आते हैं। आते ही अमित जोर जोर से रोना शुरू करता है। हाय हाय कैसे रो रहे हो, जैसे कोई टपक गया हो। अरे सासू माँ गायब हुई हैं, मर नहीं गई जो टेसुए भा रहे हो। अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरी माँ गायब है और पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया। ओहो, किसी भी इंसान के गायब होने के 24 घंटे बाद ही मिसिंग रिपोर्ट लिखी जाती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सासू माँ आखिर गई तो गई कहाँ? प्रियल सोच ही रही होती है कि तभी अमित का फोन बजता है, लेकिन वो नहीं उठाता। इस तरह फोन के 2-3 बार बजने से परेशान होकर अमित फोन को गुस्से में उठाकर कहता है, अरे क्या परेशानी है, कौन है तू? तेरी माँ बोल रही हूँ नलायक, मुझे यहाँ से निकाल। माँ तुम फोन पर कैसे? कैसे मतलब? सासू माँ स्पीकर पर फोन करो। तभी अमित फोन स्पीकर पर करता है और मंगली के पास खड़ा एक नकाबपोश आदमी मंगली के कान से फोन हटाकर कहता है, सुन बे माँ के सपूत, ये बुढ़िया अब मेरे कब्जे में। ओ गधे की औलाद, बुढ़िया होगी तेरी अम्मा, और साले तू होता कौन है मेरी सास को अपने कब्जे में रखने वाला? चुप कर पागल औरत और ध्यान से सुन, तेरी सास किडनैप हो चुकी है। अगर तुझे अपनी सास एक पीस में चाहिए तो चुपचाप 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। फिरौती का कॉल आने पर पता चलता है कि मंगली की किडनैपिंग हो गई है। आखिर किस साजिश के तहत और कैसे उसका अपहरण हुआ, जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। शाम को प्रियल कपड़े प्रेस कर रही होती है कि तभी उसकी सास मंगली कुछ साड़ियाँ लेकर वहाँ आती है। सुन बहू, जरा मेरे कपड़ों पर भी प्रेस मार दियो। कपड़े? ये कपड़े नहीं सासू माँ, 6 मीटर लंबी साड़ी है। अरे मैं क्या आपको प्रेस वाली नजर आती हूँ? बहू तो काम करने में कितना किचकिच करती है। 6 मीटर तो ऐसे कह रही है जैसे तेरी खुद की साड़ी तो रुमाल जैसी होती है। जैसे बाकी कपड़े प्रेस करती है, वैसे ही मेरी ये 6 मीटर के कपड़े को भी प्रेस कर दे, समझी? नहीं समझी? अरे समझने लायक दिमाग ही नहीं है मुझ में, जिसे समझ आता है ना उससे ही जाकर प्रेस करवा लो। अरे 2 साड़ियाँ प्रेस करने में तुझे मौत आ रही है क्या? तभी प्रियल गुस्से में आकर उसकी साड़ी लेकर प्रेस करने लगती है। उसे प्रेस करता देखकर मंगली वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि प्रियल प्रेस ज्यादा देर तक रखकर उसकी साड़ी जला देती है। उसी समय अमित भी वहाँ आ जाता है और मंगली गुस्से में जली हुई साड़ी उठाकर कहती है, निकाल लेना भड़ास, कर दिया ना सत्यानाश मेरी साड़ी का। अरे करमजली नहीं करना था तो मुंह से बक देती ना। अरे अभी प्रेस की हीट ज्यादा थी तो मैं क्या करती? आप दोनों फिर बहस कर रही हैं। प्रियल क्यों तुम माँ को कुछ भी कहने का मौका देती रहती हो? राम जाने किस घड़ी में बिहार कर लाई थी मैं इसे। देखो सासू माँ, ज्यादा खरी खोटी तो मैं सुनने से रही, इसलिए शांत हो जाओ, वरना क्या? अरे शांत हो जाओ। तभी दोनों अमित को धक्का देकर आपस में बहस करना चालू कर देती हैं। बेचारा परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है। अगले दिन करीब 4 बजे प्रियल थैला लाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, सब्जियां खत्म हो गई हैं, बाजार जाकर लाने का कष्ट कीजिए, खुद ले आ जाकर। चली जाइए, इसी बहाने कम से कम बाहर तो निकलेंगी आप। सारा दिन सोफे और खटिया पर पड़ी रहती हैं। अरे जा जा,
मुझ भली चंगी को इतनी जल्दी भगवान इतनी कम उम्र में उठाने नहीं वाला। अपनी फिक्र कर तू। इतना कहकर वो थैला लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार से लौटते वक्त एक बड़ी सी गाड़ी से नकाबपोश आदमी निकालकर उसे रुमाल से मुंह बंद करके किडनैप कर लेता है। यहाँ अमित और प्रियल को ये सोचकर सारी रात नींद नहीं आती कि आखिर उसकी सास की किडनैपिंग किसने की होगी। और अगले दिन उस नकाबपोश आदमी से मंगली कहती है, अरे ओ गुंडे, अब खोल भी दे मेरे हाथ पैर। अरे बंदे बंदे मेरी हड्डियाँ अकड़ गई। चुप कर बुढ़िया, अपहरण हुआ है तेरा, समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? अरे अपहरण किया है तो क्या भूखा ही मारेगा? कुछ ठूसने के लिए तो दे दे। वो आदमी साइड में पड़ी थाली लाकर मंगली को देता है। तभी मंगली उसके पैर पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। उधर अमित और प्रियल पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी बात बताते हैं। तो पुलिस वाला कहता है, अच्छा वैसे ये बताइए मिस्टर कि आपकी माँ के अपनी बहू से रिश्ते कैसे थे? मतलब सास बहू आपस में लड़ा करती थी या नहीं? अरे इंस्पेक्टर, कोई सास बहू बिना लड़े रह सकती है क्या? और ये दोनों तो इतना लड़ती थी कि पूछो ही मत। फिर तो ये भी हो सकता है कि अपनी सास की किडनैपिंग खुद इन्होंने ही करवाई हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे सास बहू के झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी सास की किडनैपिंग ही करवा लूं। तभी अमित का फोन बजता है जो कि किडनैपर का था। तभी इंस्पेक्टर उस फोन को स्पीकर पर करने का इशारा करता है और वहाँ से आवाज आती है, अरे भाई बचा ले, तेरे कहने पे आंटी को उठाया, ये तो मुझे ही दुनिया से उठाने चली। मेरी गर्दन पे छुरी रखी है इन्होंने, जल्दी आजा वरना तेरा एक दोस्त भगवान को प्यारा हो जाएगा। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है और किडनैपर की बात सुनकर इंस्पेक्टर के साथ प्रियल भी हैरान हो जाती है। तभी तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मंगली को किडनैप करके रखा गया था। तो देखते हैं कि मंगली अमित के दोस्त की गर्दन को दबोच कर बैठी है। तभी इंस्पेक्टर को सब समझाकर तीनों घर लौट आते हैं। सास बहू दोनों अमित को घूरती हैं। क्यों करवाई सासू माँ की किडनैपिंग? हाँ नालायक, इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था क्या कि तू एक दिन मेरी ही किडनैपिंग करवाए? अरे तो क्या करता, आप दोनों के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया था। पहले सोचा प्रियल की किडनैपिंग ठीक रहेगी, लेकिन तुम इतने हाथ पैर मारती हो कि मेरा दोस्त ही मर जाता। इसीलिए मैंने माँ को उठवाना ठीक समझा। बहू, हाँ सासू माँ, जरा झाड़ू तो लियो। इस नालायक को बताती हूँ कि मेरी किडनैपिंग करवाने वाले का मैं क्या हाल करती हूँ। तभी प्रियल उसे झाड़ू देती है और मंगली दे झाड़ू करके उसे खूब सूतती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।